लाइडर अप में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द डेडलाइन इफेक्ट बुक के बारे में, जिसे क्रिस्टोफर कॉक्स ने लिखा है। क्या आपने कभी खुद को लास्ट मिनट में काम पूरा करने की टेंशन में पाया है? वो पल जब लगता है कि सिर पर तलवार लटक रही है और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। क्रिस्टोफर कॉक्स की किताब द डेडलाइन इफेक्ट इसी सवाल का जवाब देती है। ये किताब हमें दिखाती है कि डेडलाइन सिर्फ हमारी परेशानियों का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी प्रोडक्टिविटी और फोकस बढ़ाने का सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन भी हो सकती है। डेडलाइन से हमारा रिश्ता बचपन से शुरू हो जाता है, स्कूल की असाइनमेंट से लेकर ऑफिस की रिपोर्ट्स तक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डेडलाइन के बिना हमारी लाइफ कैसी होती? शायद हम कभी भी अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाते, लेकिन वही डेडलाइन अगर गलत तरीके से यूज हो तो ये स्ट्रेस और पैनिक की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। क्रिस्टोफर कॉक्स इस किताब में बताते हैं कि डेडलाइन को स्मार्टली कैसे यूज करें ताकि ये हमारी एनर्जी को खत्म करने की बजाय हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ा दे। तो चलिए इस किताब की जर्नी पर निकलते हैं और देखते हैं कि डेडलाइन को दबाव से कैसे बदलें मोटिवेशन में। क्या आपने कभी खुद को लास्ट मिनट में काम पूरा करने की टेंशन में पाया है? वो पल जब लगता है कि सिर पर तलवार लटक रही है और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। क्रिस्टोफर कॉक्स की किताब द डेडलाइन इफेक्ट इसी सवाल का जवाब देती है। ये किताब हमें दिखाती है कि डेडलाइन सिर्फ हमारी परेशानियों का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी प्रोडक्टिविटी और फोकस बढ़ाने का सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन भी हो सकती है। डेडलाइन से हमारा रिश्ता बचपन से शुरू हो जाता है, स्कूल की असाइनमेंट से लेकर ऑफिस की रिपोर्ट्स तक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डेडलाइन के बिना हमारी लाइफ कैसी होती? शायद हम कभी भी अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाते, लेकिन वही डेडलाइन अगर गलत तरीके से यूज हो तो ये स्ट्रेस और पैनिक की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। क्रिस्टोफर कॉक्स इस किताब में बताते हैं कि डेडलाइन को स्मार्टली कैसे यूज करें ताकि ये हमारी एनर्जी को खत्म करने की बजाय हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ा दे। तो चलिए इस किताब की जर्नी पर निकलते हैं और देखते हैं कि डेडलाइन को दबाव से कैसे बदलें मोटिवेशन में। स्टेप 1, डेडलाइन का असर। जब दबाव बने प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट। कहानी की शुरुआत करते हैं अमन से। अमन एक यंग ग्राफिक डिजाइनर है जो हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन को लेकर परेशान रहता है। हर बार वो आखिरी पल तक काम टालता है और फिर रात भर जागकर प्रोजेक्ट पूरा करता है। नतीजा, उसका काम कभी भी उतना अच्छा नहीं होता जितना हो सकता था और वो हमेशा थका हुआ और स्ट्रेस्ड महसूस करता था। लेकिन एक दिन अमन के हाथ लगी क्रिस्टोफर कॉक्स की किताब द डेडलाइन इफेक्ट। उसने पढ़ना शुरू किया और जल्द ही उसे समझ में आ गया कि डेडलाइन कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ दोस्त है। क्रिस्टोफर कॉक्स कहते हैं कि डेडलाइन का असर हमारी लाइफ में दो तरह से होता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट, जब डेडलाइन हमें फोकस करने में मदद करती है और काम को समय पर पूरा करने के लिए इंस्पायर करती है। नेगेटिव इम्पैक्ट, जब डेडलाइन से इतना प्रेशर बन जाता है कि हम पैनिक करने लगते हैं और काम में मिस्टेक्स कर बैठते हैं। अमन ने महसूस किया कि वो दूसरी कैटेगरी में आता है। वो हमेशा डेडलाइन को एक डर के रूप में देखता था, इसलिए हर बार उसका काम जल्दबाजी में अधूरा या खराब हो जाता था। लेकिन क्रिस्टोफर कॉक्स ने बताया कि डेडलाइन से डरने की बजाय उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। डेडलाइन क्यों ज़रूरी है? डेडलाइन हमारे ब्रेन के लिए एक ट्रिगर का काम करती है। जब हमें पता होता है कि किसी काम को एक निश्चित समय में पूरा करना है, तो हमारा दिमाग ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है। ये एक तरह की अर्जेंसी पैदा करता है जिससे हम अपने समय का बेहतर उपयोग करते हैं। लेकिन अगर डेडलाइन बहुत टाइट हो या हम उसके लिए तैयार ना हो, तो ये हमें पैनिक मोड में डाल देती है। यही वजह है कि लोग डेडलाइन को एक बुरा सपना समझते हैं। क्रिस्टोफर कॉक्स कहते हैं कि डेडलाइन को एक टूल की तरह यूज करो। जैसे एक चाकू से आप सब्जी काट सकते हो या खुद को घायल कर सकते हो, वैसे ही डेडलाइन को आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो या फिर खुद को परेशान करने के लिए। अमन की कहानी में बदलाव। अमन ने इस किताब से जो पहला सबक सीखा वो ये था कि डेडलाइन को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाओ। उसने सोचना शुरू किया कि कैसे डेडलाइन उसकी मदद कर सकती है, बजाय इसके कि वो उससे डरता रहे। उसने अपने काम को छोटे हिस्सों में बांटना शुरू किया और खुद के लिए मिनी डेडलाइन सेट किए। इससे उसका काम धीरे धीरे और आराम से पूरा होने लगा और लास्ट मिनट की टेंशन खत्म हो गई। अमन ने देखा कि जब वो डेडलाइन को एक गोल के रूप में देखता है तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड महसूस करता है, और जब वो हर छोटे गोल को पूरा करता है तो उसे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलता है। डेडलाइन का सही इस्तेमाल कैसे करें? डेडलाइन को अपना दुश्मन मत समझो। डेडलाइन सिर्फ एक टाइमलाइन है, न कि कोई डरावनी चीज़। इसे एक गाइडलाइन की तरह लो
जो तुम्हें अपने काम को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद करेगी। स्मार्ट डेडलाइन सेट करो। एक बड़ी डेडलाइन के बजाय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स बनाओ। इससे काम मैनेजेबल लगेगा और प्रेशर कम होगा। काम को टालना बंद करो। डेडलाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें प्रोक्रास्टिनेशन से बचाती है। जब आपके पास एक निश्चित समय होता है तो आप काम टालने की बजाय उसे पूरा करने की कोशिश करते हो। अपने काम की क्वालिटी पर ध्यान दो। डेडलाइन का मतलब यह नहीं कि काम को जल्दी जल्दी खत्म करो। इसका मतलब है कि काम को समय पर और सही तरीके से पूरा करो। कंक्लूजन ऑफ स्टेप 1। अमन की लाइफ में डेडलाइन का असर अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने सीखा कि डेडलाइन सिर्फ प्रेशर नहीं देती, बल्कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन बन सकती है। तो अगली बार जब आप डेडलाइन से परेशान हों तो याद रखिए, डेडलाइन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है अगर आप इसे सही तरीके से हैंडल करें। अब अगले स्टेप में जानेंगे कि कैसे डेडलाइन को स्मार्ट तरीके से डिज़ाइन किया जाए ताकि वो आपको परेशान करने की बजाय आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। स्टेप 2। स्मार्ट डेडलाइन डिज़ाइन। दबाव नहीं, फोकस बनाओ। अमन अब समझ चुका था कि डेडलाइन दुश्मन नहीं बल्कि एक छुपा हुआ दोस्त है। लेकिन सवाल ये था कि डेडलाइन से दोस्ती कैसे की जाए, कैसे इसे स्मार्टली डिज़ाइन किया जाए ताकि ये न सिर्फ काम को बेहतर बनाए बल्कि काम के दौरान स्ट्रेस और पैनिक भी कम करे। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी का अगला मोड। डेडलाइन डिज़ाइन का जादू। क्रिस्टोफर कॉक्स बताते हैं कि डेडलाइन का असली फायदा तभी मिलता है जब उसे स्मार्ट तरीके से सेट किया जाए। सिर्फ एक आखिरी तारीख देना काफ़ी नहीं है, बल्कि बीच बीच में चेक पॉइंट्स या इंटरिम डेडलाइंस बनाना ज़रूरी है। अमन ने इस आइडिया को अपनाने का फैसला किया। उसने सोचा क्यों ना हर प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर काम किया जाए। इससे आखिरी समय की भागदौड़ से बचा जा सकता है। 1। चेक पॉइंट्स। रास्ते के छोटे माइलस्टोन्स। अमन ने सबसे पहले अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट के लिए चेक पॉइंट्स सेट किए। पहले वो एक ही आखिरी तारीख पर फोकस करता था, लेकिन अब उसने हर स्टेप के लिए एक छोटी डेडलाइन बनाई। जैसे अगर पूरा प्रोजेक्ट 4 हफ्तों में ख़त्म करना था तो उसने हर हफ्ते के लिए एक मिनी डेडलाइन सेट कर ली। हफ्ता 1। रिसर्च और आइडियाज़ इकट्ठा करना। हफ्ता 2। पहला ड्राफ्ट तैयार करना। हफ्ता 3। फीडबैक लेना और सुधार करना। हफ्ता 4। फाइनल टच देना और सबमिट करना। इससे अमन को हर हफ्ते एक छोटा गोल मिलता था, जिससे उसका फोकस बना रहता और काम आखिरी मिनट तक टलता नहीं था। तो राइट टू लेफ्ट प्लानिंग, उल्टे हाथ का खेल। क्रिस्टोफर कॉक्स ने एक और शानदार टेक्निक बताई, राइट टू लेफ्ट प्लानिंग। इसका मतलब है कि आप आखिरी डेडलाइन से शुरू करके पीछे की तरफ प्लानिंग करो। अमन ने ये तरीका अपनाया। उसने सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट की फाइनल डेट नोट की, फिर सोचा कि उस तारीख तक पहुंचने के लिए कौन कौन से स्टेप्स पूरे करने होंगे और हर स्टेप में कितना वक्त लगेगा। इस टेक्निक से अमन को ये समझ में आया कि कई बार हम अपने काम को नया समझकर ज़्यादा वक्त लेते हैं, जबकि वही काम पहले भी हो चुका होता है और उसके बारे में हमें पहले से आइडिया होता है। उदाहरण के लिए, अमन ने देखा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कुछ बेसिक टास्क हर बार रिपीट होते हैं, जैसे कलर पैलेट चुनना, लेआउट बनाना और फीडबैक लेना। उसने अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को देखा और अंदाज़ा लगाया कि हर टास्क में कितना समय लगता है। इससे उसकी प्लानिंग ज़्यादा रियलिस्टिक हो गई। 3। सॉफ्ट डेडलाइंस विथ टीथ। सॉफ्ट पर असरदार डेडलाइन। अमन ने एक और ट्रिक अपनाई, सॉफ्ट डेडलाइंस विथ टीथ। इसका मतलब है कि आप अपनी बड़ी डेडलाइन से पहले असली या नकली डेडलाइन बनाओ, जिनके साथ कुछ रिवॉर्ड्स या कॉन्सिक्वेंसेस जुड़ें। जैसे अमन ने अपने क्लाइंट को एक प्रेजेंटेशन दिखाने की डेडलाइन तय की जो असली फाइनल डेडलाइन से 1 हफ्ता पहले थी। अगर वो उस तक प्रोजेक्ट पूरा कर लेता तो वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सकता था, लेकिन अगर वो चूक जाता तो उसे अगले वीकेंड में भी काम करना पड़ता। इससे अमन के अंदर एक मोटिवेशन बना रहा और उसने पहले ही अपना काम खत्म कर लिया, जिससे उसे आखिरी मिनट की टेंशन नहीं झेलनी पड़ी। 4। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान दो। क्रिस्टोफर कॉक्स बताते हैं कि अक्सर डेडलाइन के दबाव में हम ट्रिवियल या बेकार चीज़ों पर भी ध्यान देने लगते हैं और अपने काम में सिर्फ इम्पोर्टेंट टास्क्स पर फोकस किया। जैसे पहले वो घंटों तक सही फॉन्ट चुनने में लग जाता था, लेकिन अब उसने समझ लिया कि क्लाइंट को फॉन्ट से ज़्यादा डिज़ाइन का मैसेज समझ में आना ज़रूरी है। इससे उसका काम एफिशिएंट हो गया और वो कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिव होने लगा। 5। रिवाइज। डेडलाइन का असली फ़ायदा तब मिलता है जब आप अपना काम समय से पहले ख़त्म करके उसे बार बार रिवाइज कर सको। अमन पहले लास्ट मिनट में काम पूरा करता था, जिससे उसके पास सुधारने का वक्त नहीं बचता था। लेकिन अब जब उसने स्मार्ट डेडलाइन सेट की तो उसके पास फीडबैक लेने और अपने काम को बेहतर बनाने का पूरा मौका था।
यही फर्क एक औसत काम और एक शानदार काम के बीच होता है। अमन की लाइफ में बदलाव। अमन की लाइफ अब पहले जैसी नहीं रही। उसने डेडलाइन को प्रेशर की जगह मोटिवेशन के रूप में देखना शुरू कर दिया। स्मार्ट डेडलाइन डिजाइन की मदद से उसका काम न सिर्फ समय पर पूरा होने लगा बल्कि उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो गई। वो अब लास्ट मिनट के स्ट्रेस से दूर था और अपने काम का आनंद लेने लगा था। कंक्लूजन ऑफ स्टेप 2, डेडलाइन सिर्फ एक टाइम लिमिट नहीं है। अगर आप इसे सही तरीके से डिजाइन करते हैं तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। चेक पॉइंट सेट करो, उल्टे हाथ से प्लानिंग करो और सुधार के लिए समय निकालो। यही है डेडलाइन के असरदार इस्तेमाल का फॉर्मूला। अगले स्टेप में जानेंगे कि डेडलाइन के साथ काम करते हुए कैसे सीखते रहें और हर दिन बेहतर बने। स्टेप 3, सीखते हुए काम करो। लर्निंग और परफॉर्मेंस का तालमेल। अब तक अमन ने डेडलाइन को समझना और स्मार्ट तरीके से मैनेज करना सीख लिया था, लेकिन एक और बड़ा सवाल उसके सामने खड़ा था। क्या हम डेडलाइन के दबाव में भी सीख सकते हैं या फिर काम के चक्कर में सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है? क्रिस्टोफर कॉक्स इस बात पर जोर देते हैं कि लर्निंग जोन और परफॉर्मेंस जोन को एक साथ जोड़ना ही असली कला है। मतलब काम करते हुए भी सीखना और सीखते हुए भी काम को बेहतर बनाना। अमन की नई चुनौती। अमन के पास अब एक बड़ा प्रोजेक्ट था, एक इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए वेबसाइट डिजाइन करना। ये उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और वो चाहता था कि ये परफेक्ट हो। लेकिन एक परेशानी थी, उसे कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखनी थी जो उसने पहले कभी यूज नहीं की थी। पहले अमन सोचता था कि सीखने और काम करने के लिए अलग अलग टाइम चाहिए, लेकिन क्रिस्टोफर कॉक्स ने उसे सिखाया कि दोनों को साथ में करना ही ग्रोथ का असली तरीका है। एक, लर्निंग जोन और परफॉर्मेंस जोन का फर्क समझो। लर्निंग जोन वो जगह है जहां आप नई चीजें सीखते हो, गलतियां करते हो और अपने आप को एक्सप्लोर करते हो। यहां पर एक्सपेरिमेंटेशन और फीडबैक का रोल बहुत बड़ा होता है। परफॉर्मेंस जोन वो स्टेज है जहां आपको अपना बेस्ट देना होता है, कम से कम गलतियों के साथ और टाइम पर रिजल्ट देने के साथ। अमन ने पहले इन दोनों को अलग रखा था, लेकिन अब उसने सीखा कि काम करते समय भी आप नई चीजें सीख सकते हो। 2, काम करते हुए सीखने की रणनीति। लर्निंग व्हाइल डूइंग। अमन ने अपने नए प्रोजेक्ट में कुछ खास स्ट्रेटजीज अपनाई। एक्सपेरिमेंटेशन टाइम। हर दिन के काम के बीच उसने 30 मिनट का टाइम अलग रखा जिसमें वो नई टेक्नोलॉजीज को ट्राई करता। इससे उसे बिना प्रेशर के सीखने का मौका मिला। फीडबैक लूप्स। अमन ने अपने क्लाइंट और टीम से बार बार फीडबैक लेना शुरू किया। इससे उसे जल्दी जल्दी पता चल जाता कि वो कहाँ गलत हो रहा है और क्या सुधारना है। मिस्टेक फ्रेंडली एनवायरनमेंट। अमन ने अपने माइंडसेट को बदल दिया। अब वो गलतियों से डरने की बजाय उनसे सीखने लगा। हर गलती एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बन गई। 3, मिस्टेक्स की पावर को अनलॉक करो। क्रिस्टोफर कॉक्स कहते हैं कि गलतियां ही सबसे बड़ा ग्रोथ टूल होती हैं। अमन पहले मिस्टेक से घबराता था, लेकिन अब वो जान चुका था कि गलतियां करने का मतलब है कि आप सीख रहे हो। जब अमन ने पहली बार नई टेक्नोलॉजी पर काम किया तो वो कई बार फेल हुआ। वेबसाइट का डिजाइन बार बार क्रैश हो जाता था और उसे बार बार शुरू से काम करना पड़ता था, लेकिन हर बार उसने कुछ नया सीखा। पहली गलती, टेक्निकल एरर, जिससे उसे कोडिंग में छोटी छोटी गलतियां पकड़ना आ गया। दूसरी गलती, डिजाइन का मिसमैच, जिससे उसने क्लाइंट की जरूरतों को अच्छे से समझना सीखा। तीसरी गलती, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत, जिससे उसने अपने टाइम को बेहतर तरीके से एलोकेट करना सीख लिया। हर गलती ने अमन को मजबूत बनाया। अब वो गलती करने से डरता नहीं था, बल्कि उन्हें एक सीढ़ी की तरह देखता था जो उसे उसके गोल तक पहुंचने में मदद कर रही थी। 4, लर्निंग जोन को परफॉर्मेंस जोन में शामिल करो। अमन ने अब अपने काम के रूटीन में लर्निंग जोन को पूरी तरह शामिल कर लिया था। उसने एक खास तरीका अपनाया। प्लान। हर दिन के काम की लिस्ट बनाओ। 2, उस लिस्ट के हिसाब से काम करो। रिव्यू। दिन के अंत में ये देखो कि क्या नया सीखा और कहाँ सुधार की जरूरत है। इम्प्रूव। अगले दिन उस सीख को अपने काम में लागू करो। इस प्लान डू रिव्यू इम्प्रूव चक्र ने अमन की परफॉर्मेंस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। 5, ग्रोथ के 5 की एलिमेंट्स। द ग्रोथ प्रोपेलर क्रिस्टोफर कॉक्स ने ग्रोथ के लिए 5 जरूरी एलिमेंट्स बताए जिनसे अमन ने बहुत कुछ सीखा। पर्पस, काम का असली मकसद समझो। बिलीफ, खुद पर भरोसा रखो कि आप सीख सकते हो। एफर्ट, मेहनत करने से मत डरना। फीडबैक, हर समय सीखने के लिए फीडबैक लो। रिफ्लेक्शन, अपने काम पर सोचो और सुधार करो। अमन ने इन 5 एलिमेंट्स को अपनाया और देखा कि कैसे उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। अमन की नई पहचान। अब अमन सिर्फ एक डिजाइनर नहीं था, वो एक लर्नर भी था। उसने सीखते हुए काम करने की कला में महारत हासिल कर ली थी।
उसकी ग्रोथ सिर्फ प्रोफेशनल नहीं थी, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी उसने खुद को बेहतर महसूस किया। वो जान गया था कि सीखना कभी नहीं रुकता और हर प्रोजेक्ट एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। कंक्लूजन ऑफ स्टेप 3, काम करते हुए सीखो और सीखते हुए काम करो। यही है सफलता का असली मंत्र। गलतियों से मत डरिए, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी टीचर है। अगले स्टेप में जानेंगे कि आम गलतफहमियां कौन सी हैं जो हमारे सीखने के रास्ते में रुकावट डालती हैं और कैसे उन्हें दूर किया जाए। स्टेप 4, सीखने से जुड़ी 6 आम गलतफहमियां जो आपकी ग्रोथ रोक सकती हैं। अब तक अमन ने डेडलाइन के खेल को समझ लिया था और उसने यह भी सीख लिया था कि काम करते हुए कैसे सीखना है। लेकिन एक चीज जो अक्सर लोगों को रोक देती है वो है गलतफहमियां, मिसकॉन्सेप्शंस। क्रिस्टोफर कॉक्स बताते हैं कि कई बार हम बिना जाने ही ऐसी सोच बना लेते हैं जो हमें सीखने और आगे बढ़ने से रोकती है, और अगर इन गलतफहमियों को समय रहते नहीं समझा तो हम अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। अमन की नई चुनौती। अमन अब तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके कुछ दोस्तों और सहकर्मियों ने शिकायत करनी शुरू कर दी, यार इतना सीखने का क्या फायदा, सब तो आखिर में डेडलाइन पर ही काम करते हैं। गलतियां करना तो कमजोरी है, इससे तो प्रोफेशनल इमेज खराब हो जाएगी। मुझे लगता है कि मैं तो अब और नहीं सीख सकता, जितना आ गया बस वही काफी है। अमन ने महसूस किया कि उसके आसपास के लोग कुछ गलत धारणाओं के शिकार थे और ये गलत फहमियां उनकी प्रोग्रेस को रोक रही थीं। 1, गलतियां करना कमजोरी है। ये सबसे आम और खतरनाक गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि अगर आपने कोई गलती की तो इसका मतलब है कि आप कमजोर या अकुशल हो। लेकिन क्रिस्टोफर कॉक्स कहते हैं कि गलतियां ही सीखने का सबसे बड़ा जरिया है। अमन ने अपने एक प्रोजेक्ट में बड़ी गलती की थी जिससे क्लाइंट नाराज हो गया था, लेकिन उसने उस गलती से सीखा और अगली बार वही क्लाइंट उसका परमानेंट क्लाइंट बन गया। गलतियां कमजोरी नहीं बल्कि सीखने की सीढ़ी हैं। 2, सीखने का टाइम अलग से निकालना पड़ेगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि सीखने के लिए अलग से टाइम चाहिए, लेकिन असल में सीखना हर रोज के काम में हो सकता है। अमन ने पहले सोचा था कि उसे नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए अलग से हफ्तों का टाइम चाहिए, लेकिन उसने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंटेशंस और फीडबैक लूप्स के जरिए काम करते हुए ही नई चीजें सीख लीं। काम करते हुए सीखना ही असली मास्टरी है। 3, सीखना सिर्फ बच्चों के लिए है। कई लोग सोचते हैं कि सीखना बस स्कूल या कॉलेज तक ही सीमित है, लेकिन क्रिस्टोफर कॉक्स इस सोच को पूरी तरह से नकारते हैं। अमन के ऑफिस में कुछ सीनियर लोग थे जो कहते थे, हमारा टाइम गया, अब सीखने की क्या जरूरत। लेकिन जब अमन ने नई टेक्नोलॉजी सीखकर कंपनी के प्रोजेक्ट्स में इनोवेशन लाया तो वही सीनियर्स उसके पास सलाह लेने आने लगे। सीखना कभी बंद नहीं होता, चाहे आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो। 4, डेडलाइन के दबाव में काम बेहतर होता है। कई लोग मानते हैं कि डेडलाइन का प्रेशर ही उन्हें बेहतर काम करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन असल में जब हम सब कुछ आखिरी मिनट पर छोड़ देते हैं तो काम में गलतियां, स्ट्रेस और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने की संभावना बढ़ जाती है। अमन ने यह सीखा कि स्मार्ट डेडलाइंस और इंटरिम चेक पॉइंट्स के जरिए समय पर और बेहतर काम करना संभव है। डेडलाइन का दबाव जरूरी है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। 5, तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। कई लोग फेलियर से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी प्रोफेशनल या पर्सनल इमेज खराब हो जाएगी। अमन ने भी एक बार यही सोचा था, लेकिन जब उसने अपने पहले फेलियर के बाद खुद को उठाकर फिर से कोशिश की तो लोगों ने उसकी हिम्मत और डेडिकेशन की तारीफ की। लोग आपकी सफलता से ज्यादा आपकी मेहनत और सीखने की इच्छा को याद रखते हैं। 6, मैंने जो सीखा है वही काफी है। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। सेल्फ सैटिस्फैक्शन ट्रैप। लोग सोचते हैं कि उन्होंने जो सीख लिया है वही काफी है और अब उन्हें आगे सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन क्रिस्टोफर कॉक्स कहते हैं कि मार्केट ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजीज और स्किल्स हर समय बदलते रहते हैं। अगर आप नया नहीं सीखोगे तो पीछे छूट जाओगे। अमन ने जब नई डिजाइन टेक्नोलॉजी सीखी तो उसने अपने पुराने तरीकों को बेहतर बनाया और अपने क्लाइंट्स को भी प्रभावित किया। सीखना एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अमन का बदलाव। अमन ने इन गलत फहमियों को दूर करके न सिर्फ खुद को बेहतर बनाया बल्कि अपने ऑफिस के माहौल में भी पॉजिटिव चेंज लाया। उसके साथी भी अब सीखने के लिए मोटिवेटेड थे और पूरी टीम की परफॉर्मेंस में सुधार हुआ। कंक्लूजन ऑफ स्टेप 4, अगर आप भी इन छोटी छोटी गलत फहमियों से घिरे हुए हैं तो समय आ गया है कि इन्हें पहचान कर दूर किया जाए। सीखना कभी नहीं रुकता और हर गलती, हर चुनौती आपके ग्रोथ की सीढ़ी बन सकती है। अगले स्टेप में जानेंगे कि टीम्स और ऑर्गेनाइजेशंस में इस परफॉर्मेंस पैराडॉक्स को कैसे हराया जाए।
टीम वर्क और कोलैबोरेशन को कैसे सुपर पावर बनाया जाए। स्टेप 5, टीम और ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस पैराडॉक्स को हराने के तरीके। अब तक अमन ने खुद को सीखने और डेडलाइन के गेम में माहिर बना लिया था, लेकिन असली चुनौती तब आई जब उसे अपनी टीम को भी इसी रास्ते पर लाना पड़ा। अकेले व्यक्ति का बदलना एक बात है, लेकिन जब पूरी टीम या ऑर्गेनाइजेशन को बदलना होता है तो खेल पूरी तरह बदल जाता है। क्रिस्टोफर कॉक्स इस स्टेज में बताते हैं कि टीम वर्क और लीडरशिप के जरिए कैसे हम इस परफॉर्मेंस पैराडॉक्स को बड़ी स्केल पर हराकर ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। अमन की नई जिम्मेदारी। अमन को अब एक नई टीम दी गई थी जो बहुत ही टैलेंटेड थी, लेकिन हमेशा डेडलाइन के आखिरी समय पर ही काम पूरा करती थी। टीम के सदस्यों में कुछ बातें आम थीं। यार, डेडलाइन के एक दिन पहले ही असली मोटिवेशन आती है। हम सब अलग अलग काम कर रहे हैं, समन्वय कोऑर्डिनेशन की क्या जरूरत। गलतियां करने से बॉस के सामने हमारी इमेज खराब हो जाएगी। अमन समझ गया कि टीम को सिर्फ काम करना नहीं सिखाना है, बल्कि उन्हें सीखने, गलतियों से न डरने और मिलकर काम करने की ताकत भी देनी है। 1. लर्निंग। ऑर्गेनाइजेशन के 3 पिलर्स। क्रिस्टोफर कॉक्स के अनुसार कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी सीखने वाली संस्था, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है जब उसमें ये 3 मुख्य पिलर्स हों। साइकोलॉजिकल सेफ्टी। टीम के सदस्यों को ऐसा माहौल मिले जहां वे बिना डरे अपनी गलतियां स्वीकार कर सकें और खुलकर सुझाव दे सकें। पर्पस ड्रिवन गोल्स। हर प्रोजेक्ट का एक साफ और स्पष्ट उद्देश्य हो ताकि टीम को पता हो कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। फीडबैक कल्चर। लगातार फीडबैक देने और लेने की आदत हो ताकि हर व्यक्ति और टीम खुद को बेहतर कर सके। 2. गेटिंग टीम्स इन द जोन्स। टीम को लर्निंग जोन और परफॉर्मेंस जोन में लाना आसान नहीं था। अमन ने कुछ तरीके अपनाए। इंटरिम डेडलाइंस। अमन ने टीम के लिए छोटे छोटे चेक पॉइंट्स बनाए। अब टीम आखिरी दिन के बजाय हर हफ्ते प्रगति दिखाने लगी। मिस्टेक शेयरिंग सेशंस। हर शुक्रवार को टीम के सदस्य अपनी गलतियां और उनसे मिली सीख शेयर करते थे। इससे डर खत्म हुआ और इनोवेशन बढ़ा। कोलैबोरेटिव गोल्स। अमन ने ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जहां टीम के सदस्य एक दूसरे पर निर्भर हों। इससे उनकी इंटरडिपेंडेंस बढ़ी और उन्होंने मिलकर बेहतर काम किया। 3. द कोलैबोरेशन सुपर पावर। कोलैबोरेशन यानी मिलकर काम करना सिर्फ काम को बांटने का तरीका नहीं है, बल्कि ये एक सुपर पावर है। अमन ने महसूस किया कि जब टीम के लोग एक दूसरे के आइडियाज को सुनते और अपनाते हैं तो काम में रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और क्वालिटी दोनों बढ़ जाते हैं। क्रिस्टोफर कॉक्स बताते हैं कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो डेडलाइन का दबाव शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बदल जाता है और टीम बेहतर परफॉर्म करती है। 4. लीडिंग फॉर ग्रोथ। अमन अब सिर्फ एक टीम लीडर नहीं था, वो ग्रोथ लीडर बन चुका था। उसने टीम के हर सदस्य को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। हर प्रोजेक्ट के बाद टीम के साथ बैठकर सीखने की बातें की जाती थीं, न कि सिर्फ परफॉर्मेंस की। अमन खुद भी सीखता रहा और अपनी गलतियों को टीम के सामने स्वीकार कर एक रोल मॉडल बना। 5. ग्रेट लीडर्स आर ग्रेट लर्नर्स। क्रिस्टोफर कॉक्स कहते हैं कि जो लीडर खुद को सीखने से नहीं रोकते, वही अपनी टीम को भी आगे बढ़ाने में सफल होते हैं। अमन ने भी यही किया। उसने हर प्रोजेक्ट से कुछ न कुछ नया सीखा और टीम को भी सिखाया। धीरे धीरे उसकी टीम सबसे परफॉर्मिंग टीम बन गई। लेकिन खास बात यह थी कि वे स्ट्रेस फ्री और मोटिवेटेड रहते थे। अमन की टीम का बदलाव। कुछ ही महीनों में अमन की टीम ने अपने काम करने के तरीके में अद्भुत बदलाव ला दिया। अब वे डेडलाइन के आखिरी समय पर भागदौड़ नहीं करते थे, बल्कि समय से पहले काम पूरा करके उसे रिवाइज और इम्प्रूव करते थे। उनकी मिस्टेक शेयरिंग सेशंस अब पूरे ऑफिस में मशहूर हो गई थीं और दूसरी टीमें भी उनसे सीखने लगी थीं। कंक्लूजन ऑफ स्टेप 5। अगर आप भी किसी टीम का हिस्सा हैं या लीडर हैं तो याद रखिए, सीखने का माहौल, सहयोग और गलतियों से न डरने की संस्कृति ही आपको असली सफलता दिला सकती है। अगले स्टेप में जानेंगे कि कैसे इन सभी लर्निंग्स को अपनाकर पर्सनल ग्रोथ से ग्लोबल इम्पैक्ट तक पहुंचा जा सकता है। कैसे आप अपने जीवन और दूसरों के जीवन को बदल सकते हैं। स्टेप 6। व्यक्तिगत बदलाव से वैश्विक प्रभाव तक, द फ्लाईव्हील इफेक्ट। अमन की टीम अब अपनी डेडलाइंस को बिना किसी दबाव के पूरा कर रही थी। हर प्रोजेक्ट में सुधार और इनोवेशन नजर आ रहा था। लेकिन क्या बस यहीं तक सफर था? क्रिस्टोफर कॉक्स के अनुसार जब एक व्यक्ति या टीम परफॉर्मेंस पैराडॉक्स को हराकर बेहतर प्रदर्शन करने लगती है तो यह प्रभाव धीरे धीरे बड़ी स्केल पर फैलता है। यही है द फ्लाईव्हील इफेक्ट, द फ्लाईव्हील ऑफ कॉम्पिटेंस। फ्लाईव्हील एक ऐसा चक्र है जो धीरे धीरे घूमना शुरू करता है, लेकिन एक बार रफ्तार पकड़ ले तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है।
यही सिद्धांत हमारी काबिलियत, कॉम्पिटेंस और सीखने पर भी लागू होता है। अमन की टीम की कॉम्पिटेंस धीरे धीरे बढ़ी थी। शुरू में बदलाव लाने में समय लगा, लेकिन जब पूरी टीम लर्निंग जोन और परफॉर्मेंस जोन के संतुलन में काम करने लगी, तो सफलता का पहिया तेजी से घूमने लगा। एक छोटे बदलाव, बड़ा असर। अमन ने महसूस किया कि छोटे छोटे बदलाव जैसे इंटरिम डेडलाइंस, फीडबैक कल्चर और मिस्टेक शेयरिंग ने उनकी टीम में बड़ा बदलाव ला दिया था। अब यह असर केवल टीम तक सीमित नहीं था। दूसरी टीमें भी अमन की टीम से प्रेरित होकर उन्हीं तकनीकों को अपनाने लगीं। धीरे धीरे पूरे ऑफिस में एक सीखने की संस्कृति, लर्निंग कल्चर बन गई। 2. ओवरकमिंग द पैराडॉक्स एट स्केल। क्रिस्टोफर कॉक्स बताते हैं कि परफॉर्मेंस पैराडॉक्स को केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि बड़े स्केल पर भी हराया जा सकता है। जब एक टीम सीखने और परफॉर्म करने में संतुलन बना लेती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बाकी हिस्सों को भी प्रभावित करती है। इस बदलाव का असर सिर्फ ऑफिस तक नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी और यहाँ तक कि इंडस्ट्री तक फैल सकता है। अमन के ऑफिस में भी यही हुआ। जब दूसरी टीमें भी सीखने के इस तरीके को अपनाने लगीं, तो पूरी कंपनी की प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन में सुधार हुआ। 3. फ्रॉम इंडिविजुअल टू ग्लोबल इम्पैक्ट। अमन के लिए सबसे बड़ा पल तब आया जब उसकी कंपनी ने उसके सीखने के मॉडल को पूरे देश के ऑफिसों में लागू करने का फैसला किया। अब अमन सिर्फ एक टीम लीडर नहीं था, बल्कि वो एक चेंज मेकर बन चुका था। उसके द्वारा अपनाई गई लर्निंग टेक्निक्स और परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजीज ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। 4. द साइकिल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ। क्रिस्टोफर कॉक्स कहते हैं कि सीखने और प्रदर्शन का ये चक्र कभी रुकता नहीं। जब आप एक लर्निंग माइंडसेट को अपनाते हैं, तो आप हमेशा ग्रोथ की दिशा में बढ़ते रहते हैं। अमन ने भी ये समझ लिया था कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। हर प्रोजेक्ट, हर गलती और हर डेडलाइन एक नया मौका थी बेहतर बनने का। अमन की कहानी का अंत, लेकिन सीखने का सफर जारी। अमन ने जहां से शुरुआत की थी, वहां से बहुत आगे निकल चुका था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने जो भी सीखा, उसे दूसरों के साथ बांटा और उनकी भी जिंदगी बदल दी। आज अमन जहां भी जाता, लोग उससे पूछते, तुमने ये कैसे किया? और अमन का जवाब हमेशा एक ही होता, गलतियों से मत डरो, सीखते रहो और अपनी डेडलाइन को अपना दोस्त बना लो। कंक्लूजन ऑफ स्टेप 6। जब आप खुद को सीखने के लिए खोलते हैं और परफॉर्मेंस पैराडॉक्स को हराते हैं, तो इसका असर सिर्फ आपकी जिंदगी तक नहीं रहता। ये असर आपके परिवार, आपकी टीम, आपके ऑफिस और धीरे धीरे पूरी दुनिया तक फैल सकता है। अगले और आखिरी स्टेप में जानेंगे कि कैसे इस बदलाव को स्थायी बनाया जाए और जीवन के हर हिस्से में इस सोच को लागू किया जाए। तैयार रहिए, क्योंकि अब सफर का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा आने वाला है। स्टेप 7, द फाइनल स्टेप, डेडलाइन इफेक्ट से जिंदगियां बदलें। अमन की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उसने सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपनी टीम और ऑफिस की पूरी कार्यशैली को बदल दिया था। लेकिन क्रिस्टोफर कॉक्स का संदेश यहीं खत्म नहीं होता। असली जादू तब शुरू होता है जब ये बदलाव आपकी निजी जिंदगी, आपके आसपास के लोगों और पूरी दुनिया में फैलने लगता है। द पावर टू चेंज लाइव्स। अमन ने अब सिर्फ काम के प्रोजेक्ट्स में ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी डेडलाइन इफेक्ट का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। हेल्थ गोल्स। उसने अपनी फिटनेस के लिए छोटे चेक पॉइंट्स बनाए। पहले 1 किलो वजन कम करने का टारगेट, फिर 5 किलो। रिलेशनशिप्स। उसने अपनी फैमिली के साथ समय बिताने के लिए भी सॉफ्ट डेडलाइंस सेट की ताकि वो अपनी निजी जिंदगी में भी बैलेंस बना सके। पर्सनल ग्रोथ। अमन ने नई स्किल्स सीखने के लिए खुद को डेडलाइंस दी। लैंग्वेजेस, म्यूजिक और यहाँ तक कि पब्लिक स्पीकिंग। 1. द फ्लाई व्हील इन लाइफ। जैसे जैसे अमन ने इन सभी क्षेत्रों में प्रगति की, उसने महसूस किया कि फ्लाई व्हील इफेक्ट केवल काम तक सीमित नहीं है। हर छोटा कदम, हर छोटी डेडलाइन उसकी जिंदगी को बेहतर बना रही थी। अब वो सिर्फ एक अच्छा लीडर नहीं था बल्कि एक बेहतर इंसान बन चुका था। 2. ओवरकम द पैराडॉक्स, चेंज द वर्ल्ड। क्रिस्टोफर कॉक्स बताते हैं कि अगर हर इंसान अपने परफॉर्मेंस पैराडॉक्स को समझकर सही तरीके से डेडलाइंस का इस्तेमाल करे, तो ये पूरी दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। सोचिए, अगर हर टीम लर्निंग और परफॉर्मेंस में संतुलन बना ले, तो कितनी इनोवेशन और क्रिएटिविटी सामने आएगी। अगर हर इंसान अपनी जिंदगी के हर हिस्से में डेडलाइंस को सही तरीके से लागू करे, तो वो अपने गोल्स को कितना आसानी से पा सकता है। 3. प्रैक्टिकल लेसन्स फॉर लाइफ। अब सवाल यह है कि आप इस किताब से क्या सीख सकते हैं। डेडलाइंस को अपना दुश्मन नहीं, दोस्त बनाइए। मिस्टेक से डरिए मत, उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखिए। अपने काम और जिंदगी में इंटरिम चेक पॉइंट्स बनाइए ताकि हर कदम पर आपको अपनी प्रगति का एहसास हो।
डेडलाइंस को इतना लचीला बनाइए कि वो आपको मोटिवेट करें, लेकिन इतना सख्त नहीं कि वो आपको स्ट्रेस दें। 4. अमन की आखिरी सीख। अमन अब एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। लोग उससे सीखने के लिए आते थे और वो हर किसी से यही कहता था, डेडलाइन से डरिए मत, उसे अपनाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। उसकी टीम, उसका ऑफिस और यहाँ तक कि उसके दोस्त और परिवार भी उसकी इस नई सोच से प्रभावित थे। अमन ने साबित कर दिया था कि परफॉर्मेंस पैराडॉक्स को हराया जा सकता है और सही तकनीकों के साथ हर कोई अपनी जिंदगी में ग्रोथ और सक्सेस हासिल कर सकता है। कंक्लूजन ऑफ स्टेप 7। क्रिस्टोफर कॉक्स की किताब द डेडलाइन इफेक्ट हमें ये सिखाती है कि डेडलाइंस केवल प्रेशर का स्रोत नहीं है, बल्कि ये हमारी ग्रोथ, लर्निंग और सक्सेस के सबसे बड़े टूल्स हो सकते हैं। अगर आप भी अमन की तरह इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी दुनिया बदल सकती है। तो देर किस बात की? अपनी डेडलाइंस को अपनाइए, उन्हें अपनी ताकत बनाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में जादू हो जाता है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें बताइए कि आपने इस किताब से क्या सीखा। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक यहीं ख़त्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और इसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लागू करेंगे। अगली बार हम फिर से एक नई और प्रेरणादायक वीडियो के साथ हाजिर होंगे, जिससे आपको और भी मोटिवेशन और क्लैरिटी मिलेगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, सकारात्मक सोचिए और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लेडर अप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आज की ऑडियो बुक से आपने क्या सीखा और कौन सी बातें आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती हैं। मिलते हैं जल्द ही, तब तक चलते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को सच करने की दिशा में मजबूत कदम उठाते रहिए।